तो दोस्त आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण चैप्टर गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। ठीक है, इससे जितने एनसीईआरटी से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं ना, वो सारे हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। बीपीएससी आप एग्जाम दे रहे हो, या बिहार दरोगा, या बिहार पुलिस, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें फिजिक्स आता है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्त। इसमें हम ऑब्जेक्टिव और उसके साथ साथ थ्योरी दोनों कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो एक नंबर दोस्त क्वेश्चन क्या है? एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम निम्न में से किस पर लागू होता है? ठीक है, तो निम्न में से किस पर लागू होता है? तो देखिए ऑप्शन एक नंबर क्या है? केवल भारी पिंडों पे। दूसरा है केवल सौरमंडल के ग्रहों पे। सी नंबर है केवल आवेशित कणों पे। या डी नंबर है ब्रह्मांड के किसी भी दो पिंडों पर। तो दोस्त देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना, ये क्या होता है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? दो पिंडों के बीच लगता है। अब ये ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड लो, उन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग ही रहा होगा। तो केवल भारी पिंडों पर ये गलत है। केवल सौरमंडल के ग्रहों पे नहीं, सौरमंडल नहीं, पूरे ब्रह्मांड के। ठीक है, केवल आवेशित पे नहीं। ठीक है, केवल आवेशित पे नहीं है, केवल से गलत है। ये ब्रह्मांड के किसी भी दो पिंड पे, हाँ ब्रह्मांड की किसी भी दो पिंड को ले लो, उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल F जो होता है, ठीक है, वो समानुपाती होता है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के। यानी द्रव्यमान हम मान ले, एक पिंड का द्रव्यमान क्या है? ये दो पिंड है। ठीक है, ये r दूरी पे है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल यही कहता है दो पिंडों के बीच की दूरी r हो। ठीक है, और ये दो पिंडों के द्रव्यमान m1 और m2 हो, तो गुरुत्वाकर्षण बल m1 इंटू m2 के समानुपाती और गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये दो समीकरण यहाँ से निकलते हैं। f समानुपाती m1 इंटू m2 और दूसरा निकलता है f व्युत्क्रमानुपाती आर के। ठीक है, आर स्क्वायर की। तो ये दो समीकरण निकलते हैं। इसको जब जोड़ देते हैं तो आता है एफ इक्वल टू, और जब इक्वल टू लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जी। इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एफ बराबर जी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर, ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला। इन दोनों को संयुक्त करने से मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, ठीक है, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? दोस्त अभी हम गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या निकाले हैं? जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब बोल रहा है कि r को क्या किया जाए? जो r है ना वो 2r कर दिया जाए, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो दोस्त अगर देखो ऊपर वाला तो उतना ही रहेगा, लेकिन r की जगह हम 2r लिख दें और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दे, तो कितना हो जाएगा? 4r स्क्वायर। तो पहले r था और 4 हो गया, मतलब 1/4 हो गया। यानी इसको बोलेंगे 1/4। तो दो गुना नहीं हो रहा है, 1/4 हो रहा है। ठीक है, आधा भी नहीं हो रहा है, 4 गुना भी नहीं हो रहा है, हाँ 1/4 हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान सबसे पहले किसी प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किया था? सर आइजक न्यूटन ने? नहीं। हेनरी कैवेंडिश? हाँ हेनरी कैवेंडिश ने किया था। गैलीलियो ने? नहीं। जॉनसन केपलर ने? नहीं। किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ठीक है, आगे है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का ये सही मात्रा क्या होता है? दोस्त हम अभी निकाले हैं ना, एफ बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। हमें इसका ये सही मात्रक पूछ रहा है। चलिए निकालना भी सीख लेते हैं ये सही मात्रक। ठीक है, अगर हम यहाँ से जी निकालेंगे तो जी क्या हो जाएगा? निकालो जी। देखो तो एफ इधर है, आर नीचे है, ये इधर आएगा तो इसको मल्टीप्लाई होगा, तो एफ इंटू आर। ठीक है, अब बटा में क्या हो जाएगा? m1 इंटू m2, तो m1 बटा m2। निकालना है क्या हमें? तो निकालना है हमें इसका मात्रक। तो एफ मतलब बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, आर मतलब दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है, एम ये क्या है? तो एम एक द्रव्यमान है और m2 भी एक द्रव्यमान है, तो kg इंटू kg, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। ठीक है, ये देखिए दोस्त यहाँ आर स्क्वायर था, तो इधर आएगा तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो मीटर का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये छूट गया था, तो इधर क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, अब बटा में kg इंटू kg मतलब kg का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? मात्रा क्या निकला? न्यूटन मीटर स्क्वायर अब प्रति kg स्क्वायर। तो ये कहाँ है? न्यूटन मीटर प्रति केजी, ये नहीं होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, हाँ ये सही होगा। अभी हम निकाले हैं ना, तो ऐसे ही यही होता है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो पांचवा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? तो दोस्त अधिकतम जो होता है ना भूमध्य रेखा पर जी का मान होता है 9.78 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ध्रुव पर होता है 9.82 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ध्रुव पर होता है। कर्क रेखा पे उतना ही होता है
kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर यहाँ 0 हो जाता है। तो देखिए सबसे अधिक कहाँ हो रहा है 9.82 है, और ये किस पे होता है तो ध्रुव पे होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर भार बराबर क्या होता है, भार बराबर सूत्र होता है W बराबर mg। ठीक है, तो m मतलब द्रव्यमान तो नहीं बदलता है, लेकिन m मतलब m मान लेते हैं कि पिंड का द्रव्यमान m है, लेकिन जब पिंड वस्तु के केंद्र पृथ्वी के केंद्र पर रखियो ना तो उसका गुरुत्वीय त्वरण मतलब g का मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो m इंटू 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो अनंत नहीं होगा, सतहों के बराबर भी नहीं होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हमारा सी आंसर सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन कितना है, तो आगे क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु ऊपर से स्वतंत्र रूप से गिराई जाती है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? देखिए दोस्त, स्वतंत्र रूप से कहने का मतलब जब क्या हो निर्वात हो, और निर्वात मतलब वो हवा को निकाल दिया गया है। तो जब हवा निकाल दिया गया है तो चाहे किसी भी आप द्रव्यमान को गिराएं वो एक साथ दोनों जमीन पे आएंगे, उनके लिए गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी जी का मान बराबर होता है। ठीक है, तो सभी वस्तुएं के लिए समान रहता है। जब क्या उसे स्वतंत्र रूप से गिराया जाए तो सभी वस्तुओं के लिए समान रहता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना भाग होता है? तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण जी डैश होता है पृथ्वी पर जी के जी बटा 6 के बराबर होता है। ठीक है, पृथ्वी के पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसके बटा 6 के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 नहीं, 1/4 नहीं, 1/6, यानी आंसर सी हो जाएगा हमारा। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान और भार में क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्त द्रव्यमान जो होता है ना, द्रव्यमान यानी m, ये जो होता है कभी नहीं बदलता है, लेकिन भार जो होता है W वो होता है m इंटू जी। तो जब m नहीं बदलता है लेकिन g का मान डिफरेंट होने की वजह से कि ध्रुव पर अलग, पृथ्वी के केंद्र पर अलग, विषुवत रेखा पर अलग, कर्क रेखा पर अलग, इस कारण क्या होता है भार का मान बदलता है। ठीक है, तो क्या नहीं बदलता है? द्रव्यमान नहीं बदलता है, लेकिन भार बदलता है। किसके कारण? तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण। ठीक है, तो बोल रहा है कि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान और भार में क्या परिवर्तन होगा? तो द्रव्यमान बदलेगा नहीं, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, अभी बताया है ना, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार बदलेगा, हाँ भार तो बदलेगा, लेकिन द्रव्यमान समान रहेगा। हाँ, ये आंसर सही है, मतलब बी इज करेक्ट है। दोस्त आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर है क्वेश्चन, किसी मीनार की चोटी से एक लोहे की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक साथ गिराया जाता है तो भूमि पर कौन पहले पहुंचेगा? दोस्त निर्वात की बात बोल रहा है, वैक्यूम में। तो क्या होता है ना कि वैक्यूम में अगर हम वैक्यूम में किसी वस्तु को गिराते हैं, मतलब वैक्यूम में गिराने का मतलब है कि हवा को निकाल दिया गया है। तो जब कोई अवरोध ही नहीं बचा है तो दोनों वस्तुएं समान रूप से, चाहे उनका द्रव्यमान कुछ भी हो, उनका भार कुछ भी हो, वो द्रव्यमान जब कोई अवरोध ही नहीं है तो दोनों वस्तु सतह पर एक साथ आएंगे। ठीक है, तो दोनों एक साथ पहुंचेंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। दोस्त 11 नंबर देखते हैं। पृथ्वी के लिए प्लायन वेग बोल रहा है क्या? पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान क्या होता है? तो पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, प्रति सेकेंड ये होता है, प्रति सेकंड होता है, स्क्वायर नहीं होता है। तो ये होता है किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ देखो किलोमीटर प्रति सेकंड या 11.2 भी दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 9.8 तो होता ही नहीं है, 42 में कोई मतलब ही नहीं है। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। एक भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो एक भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो एक भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो होता है 24 घंटे का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं भू स्थिर उपग्रह। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि इससे क्या किया जाता है? तो इससे किया जाता है जैसे कि जासूसी किया जाता है। ठीक है, मौसम की जानकारी ली जाती है, तो ये भू स्थिर उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है 24 घंटा ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? तो 36,000 किलोमीटर। ठीक है, 36,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किए जाते हैं। केपलर के प्रथम नियम क्या बताता है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर गति करते हैं? तो वृत्ताकार पथ पर नहीं, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। हाँ, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। ठीक है, तो केपलर का प्रथम नियम कहता है कि सूर्य जो है ना केंद्र में स्थित है और सारे ग्रह दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं, मतलब सारे ग्रह दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो यही केपलर का प्रथम नियम है। केपलर के प्रथम नियम को कक्षाओं का नियम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। दोस्त 15 नंबर क्वेश्चन है, केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार सूर्य और किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। यह नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? रेखीय संवेग संरक्षण पर नहीं,
ऊर्जा संरक्षण पे नहीं, कोणीय संवेग संरक्षण पे हाँ। भूल रहा है क्या कि समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। मतलब क्या है कि केंद्र में तो सूर्य स्थित है, लेकिन इसके चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगाती है ना, वो समान समय में, मतलब यहाँ से जैसे यहाँ से कोई पिंड चलना शुरू की है और यहाँ आके पहुँची है, तो ये इतना जो समय में ये क्षेत्रफल तय करती है, मतलब समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ठीक है, तो इसे हम दूसरे गति नियम को हम क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं। तो ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान घूर्णन गति से अधिक तेजी से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो जब अधिक गति से घूमेगी ना, तो भार बढ़ेगा नहीं, भार घटेगा। ठीक है, अपरिवर्तित नहीं रहेगा, परिवर्तित होगा, शून्य भी नहीं होगा। क्या होगा? भार घट जाएगा। ठीक है, जी के मान में कमी आ जाती है, तो इसलिए भार कम हो जाता है, क्योंकि भार क्या होता है? W बराबर mg। और जब जी का मान घटेगा तो W का मान खुद ब खुद घट जाएगा, तो भार भी कम हो जाएगा। किसके कारण? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक प्रतीत होता है? तो दोस्त हम लिफ्ट वाला जो है ना कंसेप्ट को ये समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है कि किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो दोस्त लिफ्ट जो होता है ना, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की तरफ जाती है, त्वरित गति से क्या ऊपर की तरफ जाती है, तो हमारा भार जो हो जाता है W बराबर m इंटू a प्लस जी हो जाता है। और जब ऊपर की तरफ जाएगी तो जी धनात्मक होगा, मतलब जी का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो जी का मान जुड़ता है, इसलिए हमें भार अधिक मालूम पड़ता है। जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो हमारा भार जो होता है ना W बराबर m इंटू जी हमारे a माइनस जी हो जाता है। क्यों? क्योंकि लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है और नीचे की तरफ आएगी तो जी का मान क्या हो जाएगा? निगेटिव, इसलिए जी का मान घटता है, तो हमें अपना भार क्या कम महसूस होता है। ठीक है, तो जब लिफ्ट नीचे की तरफ त्वरित गति से आएगी तो भार कम होगा, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी त्वरित गति से तो भार अधिक होगा। जब लिफ्ट की रस्सी ही टूट जाए, ठीक है, जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो W बराबर क्या हो जाता है? m इंटू जी माइनस ए। यहाँ हो जाता है a, जब रस्सी टूट जाएगी ना तो a बराबर g हो जाता है, तो क्या होगा? m इंटू जी माइनस जी, तो इसलिए क्या हो जाएगा? भार हमें जीरो महसूस होगा। यहाँ जी घटेगा तो कितना? जीरो, और जीरो में m से गुना करेंगे तो W बराबर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण लिफ्ट के त्वरण के बराबर हो जाता है जब रस्सी टूटता है, तो हमें भार जीरो मालूम पड़ता है, मतलब भारहीनता महसूस होता है। तो बोल रहा है कि जब लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही है, नहीं दोस्त, नीचे आती है तो कम मालूम पड़ता है, अधिक नहीं। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाए, हाँ, जब ऊपर जाएगी तो अधिक होगा। कब? त्वरित गति से जाएगी ऊपर तो अधिक मालूम होगा। ठीक है, आगे ऑप्शन देखते हैं। जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर नीचे जा रही हो तो हमें भार में कोई, जब समान वेग से जाएगी ना तो भार में कुछ अंतर महसूस नहीं होगा। ठीक है, डी है जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए, तो हाँ, जब लिफ्ट की डोरी टूटती है तो हमें भारहीनता महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जी का मान जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये थे लिफ्ट वाले क्वेश्चन। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि यदि लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाए तो उसमें बैठे व्यक्ति आभासी भार कितना महसूस होगा? तो दोस्त भार बराबर क्या होता है? W बराबर mg होता है। ठीक है, तो m इंटू जी और प्लस a होता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, तब तक रस्सी टूट जाता है तो a बराबर हो जाता है g के। ठीक है, और जब नीचे की तरफ आएगी तो g माइनस जी के बराबर होगा, तो W बराबर कितना हो जाएगा? m इंटू जी माइनस जी, तो m इंटू जीरो, तो जीरो से जब m में गुना होगा तो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो का मतलब है कि भार कितना मालूम पड़ेगा हमें? जीरो। इसको बोलते हैं भार कितना प्रतीत होगा? आभासी भार, तो आभासी भार शून्य होगा। ठीक है, क्योंकि लिफ्ट की रस्सी टूट चुकी है। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिम उपग्रह के अंदर बैठे अंतरिक्ष यात्री भारहीनता का अनुभव क्यों करता है? ठीक है, तो क्यों करता है? वह पृथ्वी पर का गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है, या फिर उपग्रह का त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर होता है, यानी मुक्त पतन की स्थिति में अंतरिक्ष यात्री का द्रव्यमान शून्य हो जाता है, उपग्रह के भीतर की कोई वायुमंडल नहीं होता। ठीक है, उपग्रह के भीतर। तो ये है चारों ऑप्शन। अब इसमें क्या होगा? तो उपग्रह के भीतर कोई, इसका कोई लेना देना नहीं है। अंतरिक्ष यात्री का द्रव्यमान शून्य हो जाता है, द्रव्यमान शून्य नहीं होता। ठीक है, कहीं भी जाइए द्रव्यमान नहीं शून्य होता, भार शून्य होता है। उपग्रह का त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? वहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल ही शून्य हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है 20 नंबर क्वेश्चन। अंतरिक्ष में तैरते समय अंतरिक्ष यात्री चाय को कप में नहीं पी सकते, चाय को कप में नहीं पी पाते, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण ध्रुव बूंदों के रूप में तैरता है, तो ये नहीं हुआ। ठीक है, अंतरिक्ष में वायुमंडल अधिक होता है, चाय तुरंत जम जाती है, नहीं, ये भी नहीं होता है।
अंतरिक्ष में कब टूट जाते हैं, ये भी नहीं होगा। अंतरिक्ष में वायु दाब अधिक होता है। हाँ, वायु दाब अधिक होने के कारण क्या होता है कि चाय को कप में नहीं पी पाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी होगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वायुमंडल दाब जो होता है ना, बढ़ता है, नहीं बढ़ता नहीं है। ठीक है, हाँ घट जाता है। जब हम ऊपर जाते हैं ना, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब घटते जाता है। ठीक है, आगे 22 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह से की गहराई में जाने पर कैसे बदलता है। तो गुरुत्वीय त्वरण देखिए दोस्त, जी जो होता है ना, जी गुरुत्वीय त्वरण, अगर आप ऊपर जाएं तो भी घटेगा, नीचे आए धरती के नीचे जाते हैं तो भी घटेगा, धरती से ऊपर जाते हैं तो भी घटेगा। ठीक है, लेकिन धरती पर रहते हैं तो जीरो होता है। तो क्या होता है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सतह की गहराई में जाने पर क्या होता है, तो गहराई में जाने पर भी घटेगा, ऊंचाई पे जाने पर भी घटेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है, तो यह बहुत मजबूत और अल्प परास बल है। नहीं, मजबूत बल नहीं है। ठीक है, ये मजबूत बल नहीं है। ठीक है, ये अत्यंत दुर्बल लेकिन दीर्घ परास बल है। हाँ, अत्यंत दुर्बल बल है, और दीर्घ परास मतलब दूर दूर के वस्तुओं पर लगता है। ठीक है, यह संपर्क बल है, नहीं संपर्क बल नहीं है। यह प्रतिक्रिया बल है, प्रतिकर्षी बल है, तो नहीं प्रतिकर्षी बल भी नहीं है, संपर्क बल भी नहीं है। क्या है आंसर, यह अत्यंत दुर्बल बल है लेकिन दीर्घ परास बल है। ठीक है, लॉन्ग रेंज वाला। आगे देखते हैं, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है, तो केवल पृथ्वी का वायुमंडल, नहीं पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। हाँ, ये सही है। ठीक है, संयुक्त, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर क्या ज्वार और भाटा उत्पन्न होते हैं। ज्वार भाटा किसके कारण उत्पन्न होते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, द्रव्यमान की बात की जा रही है दोस्त। देखें पहले को देखें, यहाँ द्रव्यमान है और द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है, चाहे आप ब्रह्मांड में कहीं भी जाए। तो पृथ्वी पर 60 किलो है तो चंद्रमा पर भी कितना होगा, 60 किलो होगा। ठीक है, आगे है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। हवा, तो दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच माध्यम, जैसे कि हवा, पानी, निर्वात, ठीक है, पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो हवा में सबसे अधिक होता है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, क्या है, तो पानी में कम होता है, पानी में नहीं, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। ये आंसर हमारा सही होगा। निर्वात में शून्य होता है, नहीं ये भी नहीं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल F ये किसी पर मतलब माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 27 नंबर क्वेश्चन है, दो द्रव्यमानों के बीच दूरी आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल, तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है, F बराबर G(m1) × m2/r²। क्या बोल रहा है, दूरी आधा कर दिया जाए, इनके बीच की दूरी आधा, मतलब r को क्या किया जाए, 1/2 कर दिया जाए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया जाए। तो 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 होगा, और 4 पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर आएगा, तो 4 से गुना हो जाएगा। मतलब कितना गुना हो गया पहले का, तो पहले का 4 गुना हो जाएगा। तो समान रहेगा, नहीं समान तो नहीं रहेगा। 2 गुना होगा, नहीं 2 गुना भी नहीं होगा, 1/4 भी नहीं होगा, 4 गुना होगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, 4 गुना होगा। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो तुल्यकारी उपग्रह। ठीक है, तुल्यकारी उपग्रह यानी तुल्यकारी उपग्रह के घूमने की दिशा क्या होती है, तो घूमने की दिशा उत्तर से दक्षिण नहीं, दक्षिण से उत्तर ये भी नहीं, पूरब से पश्चिम ये भी नहीं, पश्चिम से पूरब, हाँ ये होती है, पश्चिम से पूरब। तुल्यकारी उपग्रह जो होते हैं वो किस दिशा में घूमते हैं, तो पश्चिम से पूरब दिशा में घूमते हैं। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है 29 नंबर, क्या बोल रहा है, लोलक घड़ियाँ गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती हैं, तो गर्मी के दिनों में दिन लंबे होते हैं इसलिए, नहीं ऐसा नहीं है। कुंडली में घर्षण बल बढ़ जाता है इसलिए, नहीं। गर्मियों में जी का मान बढ़ जाता है, गर्मी में जी का मान उससे घटता बढ़ता नहीं है। ठीक है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। हाँ ठीक है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो लंबाई बढ़ जाने के कारण भी उसका क्या होता है, आवर्तकाल बढ़ जाता है, इसलिए हमें लगता है कि घड़ियाँ क्या हो गई, सुस्त हो गई हैं। तो हमारा आंसर बी सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 30 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर काट रहे उपग्रह की कुल ऊर्जा कैसी होती है, सदैव धनात्मक, नहीं सदैव ऋणात्मक। तो क्या बोल रहा है, किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर काट रहे उपग्रह की कुल ऊर्जा कैसा होता है, शून्य नहीं होता है, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, ये भी नहीं होता है। क्या होता है, इनकी जो ऊर्जा होती है ना, सदैव ऋणात्मक होती है। दोस्त ये सारे NCERT बेस्ट क्वेश्चन है। दोस्त आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक है, और कुछ आपके नॉलेज में इजाफा हुआ कि नहीं हमारे क्वेश्चन से। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।